प्लीज हमारे बीच में ना बोलिए। पुलवामा के बाद लगभग उड़ी से लेकर के पहलगाम तक छोटी और बड़ी लगभग 23 से 24 बड़ा हमला हुआ। 11 साल नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। 370 की ढिढोरा पीटी गई। कहा कि इस 370 के बाद आतंकवादी कमजोर हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। 370 के बाद आतंकवादी हमला बढ़े, हमारे सैनिक जवान की शहादत हुई और हमारे भारत के स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंचा। मेरा सवाल सरकार से है कि 3 क्विंटल बारूद पुलवामा में जो आए और पुलवामा के घटना के बाद आप एक नया चुनाव लड़ लिए। कम से कम भगवान का तो राजनीतिकरण होता ही है। इस देश की जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपको मानवतावाद को पहले बात करना पड़ेगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदया निभा समानो मस्तो नमा यथा वह सुशासन। एक लाइन बोले और लाइन वो भूल गए। और इसी में है भारत की पूरी संस्कृति, पूरी सनातन, पूरी वसुधैव कुटुंब, पूरा सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता। इससे हमारा भारत पूरी दुनिया में गौरवान्वित होता है। लेकिन कभी भी हम नेता और हम पार्टी के लोग किसी भी छोटी बड़ी घटना का राजनीतिकरण करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम संविधान के स्वरण की बात नहीं कर पाते। हम संविधान की बात में जब आते हैं तो हम वन जस्टिस की बात नहीं होती। मानवर, मैं आपसे उस 3 क्विंटल बारूद के बारे में यह देश जानना चाहता है कि उसके बाद क्या हुआ। पुलवामा पे चुनाव लड़ लिए, लेकिन पुलवामा के लोगों, जिन लोगों ने घटना की, जो लोग हमारे भारत में भी गद्दार थे, क्या उनके बारे में कभी इस सदन में चर्चा, जैसे नोटबंदी की नहीं हुई, जीएसटी की नहीं होती, उसकी बात नहीं हुई। आगे पहलगाम, आप इंटेलिजेंस फेल्योर की बात हम करते हैं। पुलवामा में भी इंटेलिजेंस फेल्योर था। आप, हमारे सैनिक को सब कुछ पता था, आपने उसको दबाने का प्रयास किया। हमारे सैनिक दुनिया से लड़ सकते हैं। पाकिस्तान की बात मत करिए। आप कहते हैं पाकिस्तान, हमारे मंत्री कह रहे थे पाकिस्तान मेरे सामने कुछ नहीं है। आप उठते सोते पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, तलाक, एनआरसी के अलावे पाकिस्तान जितना आपने किया उतना हम सनातन कर लिए होते तो हमारी किस्मत चमक गई। पाकिस्तान की बात कोई और नहीं करता। पाकिस्तान की बात करके आप राजनीति को जिंदा रखते हैं, क्योंकि आपकी दुकान सिर्फ पाकिस्तान से चलती है। जिस दिन हिंदू मुसलमान करना आप बंद कर दीजिएगा, उस दिन एक सीट नहीं जीत पाएगी। अब पहलगाम के बाद आपने राजनीति कर ली। आप भावनात्मक सिंदूर के सवाल को ले आए। मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि हमारे 150-200 मीटर पर सैनिक थे, उन्हें खबर नहीं थी कि पहलगाम के पर्यटन के लिए केंद्र खोल दिया गया। हमारे कश्मीर फोर्सेस को पता नहीं था, हमारे किसी इंटेलिजेंस को पता नहीं था। आखिर वो कौन से ऑर्डर कहां से गए, दिल्ली के किसके ऑर्डर थे कि पहलगाम को खोला गया? इस बात को आप समझिए। ये बात सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि इंटेलिजेंस किसके साथ है। इंटेलिजेंस क्या गृह मंत्री जी देखते हैं? क्या गृह मंत्री जी को किसी बात की जानकारी नहीं थी? हम नहीं, आप नहीं, ऐसे नहीं अध्यक्ष जी, कम से कम ऐसे। मैं आंशिक रूप से आपसे एक बात कहना चाहूंगा। गृह मंत्री जी, आप हमको मालदीप इंदिरा गांधी जी को मैं ले जाना चाहूंगा आपको थोड़ा सा समय, हमको 2 मिनट समय दिया। वास्तविक में आधुनिक क्षमता में सुधार धीमा।
मैं आपको नेपाल से दूरी और चीन की घुसपैठ की बात करूंगा। 2015 में कथित ब्लैक बोर्ड के बाद नेपाल का भारत विरोधी भावना बढ़ी। नेपाल ने भारत से दूर होकर चीन से सैन्य और आर्थिक समझौता किया। नेहरू और राजीव गांधी के समय नेपाल का भारत मित्र था। मालदीव में इंडिया आउट पर्यटन बहिष्कार, 2023-24 में भारत विरोधी बयान, भारत सेना की वापसी, मालदीव ने चीन की गोद में जगह बनाई, भारत मौन रहा। इंदिरा गांधी के समय भारत मालदीव समुद्री संरक्षक, CAA BSF गोलीबारी, बांग्लादेश और भारत विरोधी माहौल, भारत के खिलाफ जनभावना बढ़ी। चीन ने वहां बंदरगाह परियोजना शुरू की। 1971 में इंदिरा गांधी बांग्लादेश बनवाया। श्रीलंका ने, मैं लास्ट कर रहा हूं सर, श्रीलंका ने रद्द किए भारतीय अनुबंधन, नए राष्ट्रपति ने भारत समर्थित समझौता रद्द किए दिए चीन। ईरान से रिश्तों में गिरावट, चाबहार पोर्ट परियोजना धीमी हो गई। राजीव और इंदिरा जी के समय ईरान भरोसेमंद साझेदार था। SARCC BIM STC निष्क्रिय। चीन से डर और अमेरिका, अब लास्ट में कर रहा हूं, तुर्की के साथ टकराव और व्यापारिक गिरावट, व्यापार विमानन और डिप्लोमेसी। मैं अंतिम में मैं आपसे कहना चाहूँ, अंतिम में कह रहा हूँ सर, ऑनरेबल मेंबर सर अंतिम में मैं सर, मैं एक मिनट सर, एक मिनट ऑनरेबल मेंबर सर, एक मिनट सर, एक मिनट मैं आप खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट जस्ट अ मिनट दुराई जी, जस्ट अ मिनट, एक मिनट भैया ऑनरेबल मेंबर भैया खत्म कीजिए सर, मैं एक मिनट जानना चाहूँ, आधा मिनट। मैं अंत करूंगा कि इजराइल को छोड़ के पहली बार आजाद हिंदुस्तान में रूस ने भारत का सपोर्ट नहीं किया। हम चीन के सारे संपत्ति, सारे व्यापारिक चीजों को हम बढ़ावा देते हैं। चीन हमारी जमीन को हथियाता है। हम चीन पर एक बार हिम्मत और औकात नहीं होती है बात करने की। हमारे सेना को लड़ने की ताकत है चीन से। अमेरिका से அவைத் தலைவர் அவர்களே, காஷ்மீரின் பகல்காம் பகுதியில் 20 நிமிடம் நடந்த அந்த வெக்கப்பட வேண்டிய கோழைத்தனமான தீவிரவாத தாக்குதலால் நாம் காயப்பட்டாலும் வளைந்து கொடுக்காத ஒரு இந்தியாவைத்தான் நாம் கண்டோம். தாக்கப்பட்டாலும் தளர்ந்து போகாத ஒரு இந்தியாவைத்தான் நாம் கண்டோம். அன்று நாம் ஒன்றாக துயரப்பட்டோம், ஒன்றாக இணைந்து நின்றோம், ஒன்றாகவே ரத்தம் சிந்தினோம். இந்த வேளையில் சாதி மத இன வேறுபாடுகளை கடந்து தன் சக இந்தியனை தன் உடன் பிறந்த சகோதரனை போல பாவித்து தன் உயிரை துச்சமென கருதி பல சுற்றுலா பயணிகளை பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதல்களிலிருந்து பாதுகாத்து இறுதியில் தன் இன்னுயிரை துறந்த மனிதாபிமானம் மிக்க அந்த காஷ்மீர சகோதரனுக்கு ஒரு தமிழனாய், ஒரு இந்தியனாய் என் வீர வணக்கத்தினை செலுத்துகிறேன். இந்த தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஆபரேஷன் சிந்தூரை வெற்றிகரமாக நடத்தி பாகிஸ்தானின் ஆதரவு தளத்தையும் தீவிரவாத குழுவையும் அழித்தொழித்த நம் ராணுவ வீரர்களுக்கும் இந்திய விமானப்படைக்கும் எனது மதிப்பு மிகுந்த வணக்கத்தை நான் இங்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். அதே நேரத்தில் நம் அனைவரின் முன்பு எழுப்பப்படும் முக்கியமான கேள்வி ஒன்றை நாம் புறக்கணிக்க முடியாது. மத்திய படை வீரர்கள், உள்ளூர் காவல்துறையினர், உளவுத்துறையினர் என மிகுந்த அடர்த்தியான பாதுகாப்பு அம்சங்களை கொண்ட காஷ்மீரில் இவ்வாறு நன்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இத்தனை அழிவுகரமான தாக்குதல் எப்படி கண்டறியாமல் விடப்பட்டது? ஒவ்வொரு பாதையும் மலை உச்சியும் கவனமாக கண்காணிக்கப்படும் காஷ்மீர் பைசரன் புல்வெளியில் சுமார் 20 நிமிடங்கள் பயங்கரவாதிகள் சுதந்திரமாக செயல்பட்டதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கு யார் பொறுப்பேற்பது? இது குற்றம் சுமத்துவதற்கான நேரமில்லை என்றாலும் இது சுய பரிசோதனைக்கு உரிய நேரம் என்பதால் கேட்கிறேன். இந்திய உளவுத்துறை தன் கடமையை சரியாக செய்ததா? உளவுத்துறையின் முன்னெச்சரிக்கை தகவல்கள் மிகைப்படுத்தல் அல்லது தவறானது என புரிந்து கொள்ளப்பட்டதா? இந்த கேள்விக்கு உரிய விடையை இந்த அரசு இதுவரை வழங்கவில்லை. கேள்விகள் யாரையும் குறை சொல்வதற்காக அல்ல, ஆனால் நாம் இழந்தவர்களுக்கு நீதியையும் இருப்பவர்களுக்கு பாதுகாப்பையும் வழங்க கடமைப்பட்டுள்ளோம். இந்த விவாதத்தை இத்துடன் முடித்துவிடக் கூடாது. எங்கோ நமது எல்லைக்கு அப்பால் நாம் தொட முடியாத தூரத்தில் அந்த பயங்கரவாதிகள் இன்னும் சுதந்திரமாக நடமாடுகின்றனர். அவர்களை நீதியின் முன்னால் மண்டியிட செய்யும் வரை, நமது மக்கள் முழுமையாக பாதுகாக்கப்படும் வரை நமது கடமை முற்று பெறாது, முடிவுக்கு வராது. இன்றைய இந்திய மக்களுக்கு பாகிஸ்தான் ஆதரவு தீவிரவாத அமைப்புகளால் மட்டுமல்ல, உலகின் பல்வேறு இடங்களில் அச்சுறுத்தல்கள் உள்ளது. சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு தம்பதியர் என்னை சந்தித்து கதறினர்.
காலில் விழுந்தனர். அதை உடனே நான் தடுத்தேன். ஆனால் அவரது கண்ணீரை தடுக்க முடியவில்லை. அவர்கள் தங்கள் மகன் கிஷோர் சரவணனை மருத்துவம் படிக்க ரஷ்யாவுக்கு அனுப்பினர். ஆனால் 2023 மே மாதம் கிஷோர் மற்றொரு இந்திய மாணவனுடன் ரஷ்யாவில் தவறாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கிஷோர் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு நடந்தது சட்டவிரோதமானது மட்டுமல்ல, மனிதாபிமானமற்றது. அவன் வலுக்கட்டாயமாக ரஷ்ய ராணுவ முகாமிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டான். அவனை அடித்து மன ரீதியாக துன்புறுத்தி ரஷ்ய ராணுவத்தில் பணியாற்ற ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட வற்புறுத்தப்பட்டு இப்போது அவன் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் முனைக்கு அனுப்பப்படுவதற்காக ராணுவ பயிற்சியில் வலுக்கட்டாயமாக திணிக்கப்பட்டுள்ளான். இந்த விவரங்களை குறிப்பிட்டு கிஷோர் சரவணனை விரைந்து மீட்டுக் கொடுக்கும்படி இன்று ஒன்றிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு ஜெய்சங்கர் அவர்களை சந்தித்து நான் கோரிக்கை கடிதம் ஒன்றை கொடுத்துள்ளேன். இந்த மாணவர் மட்டுமல்ல, கல்வி கற்க சென்ற பல இந்திய மாணவர்களும் தொழில் மற்றும் வேலை வாய்ப்புக்காக பயணித்த இந்திய குடிமக்களும் ரஷ்யாவில் இதுபோன்ற துயர நிலையில் சிக்கி தவிர்க்கின்றனர். 2025 ஜனவரி மாத NDTV அறிக்கையின்படி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் தரவுகளின் அடிப்படையில் இதுவரை 126 இந்திய குடிமக்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டு வற்புறுத்தப்பட்டு ரஷ்ய ராணுவத்தில் சேர்க்கப்பட்டு மரணத்தில் விளிம்பில் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் 12 பேர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டனர். 16 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர் மற்றும் 18 பேர் போர்க்களத்தில் உயிருடன் போராடி கொண்டுள்ளனர். நமக்கு ரஷ்யாவுடன் நல்லுறவு பேண வேண்டிய அவசியம் உள்ளது, அதை நான் மறுக்கவில்லை. ஆனால் அவர்கள் வழங்கும் எண்ணெய் தள்ளுபடிக்கு ஈடாக ஒரு இந்தியரின் உயிரை பலி கொடுக்க முடியுமா? ஒன்றிய அரசே, மாண்புமிகு பிரதமரே, மாண்புமிகு வெளியுறவு அமைச்சரே, உங்கள் கரங்களை பற்றி கண்ணீருடன் மனமுருக கேட்கிறேன். இந்த அநீதிக்கு கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும். எந்த இந்திய குடிமகனும் அவர்களது சம்மதமின்றி போரில் பயன்படுத்துவதை தடுக்க வேண்டும். கிஷோர் சரவணன் மட்டுமல்ல, ரஷ்யாவில் மரணப்பிடியில் சிக்கியுள்ள பல இந்திய உறவுகளை மீட்டு இந்தியாவிற்கு பத்திரமாக அழைத்து வர வேண்டும். ஒன்றிய அரசு அதற்கு உறுதி வழங்க வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். थैंक यू. माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र यादव जी. धन्यवाद सभापति जी, इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का मौका दिया। सभापति जी, मैं समझता हूं ऑपरेशन सिंदूर चलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पहलगांव का अटैक हुआ और सबसे पहले पूरा देश इस बात को जानना चाह रहा है कि आखिर ये अटैक हुआ क्यों, आखिर इंटेलिजेंस फेलियर इतनी कैसे हुई। घटना के कई महीने बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि मेरी गलती है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आखिर उनकी गलती, हालांकि केवल उनकी गलती नहीं है, ये गलती लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेकर दिल्ली के गृह मंत्रालय तक की है, तो आखिर क्या कार्रवाई की। इसलिए इस मौके पर सबसे पहले जो 26 लोग शहीद हुए हैं देश के, उनको मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। सेना की वीरता, बहादुरी, पराक्रम की जितनी भी तारीफें की जाएं, मैं समझता हूं सदन के पास वो शब्द नहीं है जो उनकी बहादुरी की तारीफ कर सके। इसलिए क्योंकि श्रद्धेय नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो काम और प्रयास किया था वो अविस्मरणीय है, कभी कोई भूल नहीं सकता, विशेषकर सैनिक लोग। और उन्होंने कहा था रक्षा मंत्री रहते हुए कि हमारे देश के सामने हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं कि जब जब लड़ाई सेना को लड़नी पड़ी तब तब हमारे देश को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं श्रद्धेय नेताजी ने इस बात को भी कहा कि जब जब देश के नेतृत्व को वार्ता की जरूरत पड़ी तब तब अक्सर हम वार्ता में हारे हैं। जहां हम लोग इतने पराक्रमी सैनिक, इतना सफल सिंदूर ऑपरेशन कि किसी को हवा भी नहीं लगी और सारे आतंकी ठिकानों पर पूरी तरह से नेस्ते नाबूद भी किए, वहीं सभापति जी जहां पूरे 140 करोड़ देशवासी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैनी हो, देश के एक एक नागरिक ने इस घटना के बाद सेना के साथ और देश और प्रधानमंत्री जी के साथ रहने का फैसला लिया और पूरे देश के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है। जहां पूरे देश की इतनी बड़ी ताकत साथ में हो, जहां इतनी बहादुर और पराक्रमी सेना हो, वहां पे सेना की जीत को, सेना के जो ऑपरेशन सफल हुआ, उस ऑपरेशन सफल को किस तरह से एक दूसरे देश के बैठे हुए राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति दावा करते हैं कि हमने व्यापार के दबाव में ऑपरेशन ये सीजफायर करा दिया है। मैं समझता हूं ये हमारे देश के लिए पूरी शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा करते
कोई दिक्कत नहीं थी। जहां चुनाव के समय 56 इंच का सीना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम छीन के लाएंगे, एक हेमराज जवान के बदले हम 10-10 जवानों को मार के आएंगे, इस तरह के जो जज्बाती नारे देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी और सरकार, वहीं पे आप सोचिए हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता आज कहां खड़ी है कि लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 26 बार इस बात की घोषणा की है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर कराने वाले हम हैं। यह हमारे 140 करोड़ देशवासियों के लिए शर्म का विषय है और सरकार मौन है पूरी तरह से। वैसे तो लंबे भाषण मारे, एक भी सरकार की तरफ से एक भी व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके उनके मंत्री और उनके पार्टी के लोगों तक, उनके सरकार के किसी अधिकारी ने आज तक उनके अमेरिका के राष्ट्रपति को कंडम नहीं किया है। इसलिए मैं इस मंच से इस मौके पर कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में कहना चाहता हूं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप क्यों नहीं कंडम करते हो? और दूसरा माननीय सभापति जी, आज मैं सत्ता पक्ष के लोगों का भाषण सुन रहा था, सत्ता पक्ष के लोगों का आज मैं भाषण सुना, इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे विपक्ष के लोगों ने समर्थन न दिया हो। पहलगांव की घटना के पहले दिन से पूरा का पूरा विपक्ष, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के लीडर अपोजिशन राहुल जी से लेके पूरा विपक्ष, और विपक्ष ही नहीं पूरे देश का जनमानस जब साथ खड़ा हो तो आज ऐसे भाषण दे रहे हो कि जैसे केवल सत्ता पक्ष के लोगों ने युद्ध जीत लिया हो। यह युद्ध भारत की देश की सेना ने जीता है। यह युद्ध हमारे 140 करोड़ लोगों की जो ताकत है उस ताकत ने जीता है। इसे सभापति जी सदन में खड़े होकर कहना चाहता हूं, किसी को यह अधिकार नहीं है, हमारे देश का जो नागरिक नहीं है, हमारे देश के जो लोग नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश हो, किसी को यह अधिकार नहीं है वो ये बात कहे कि भारत का समझौता हमने कराया है। नेहरू जी को आप लोग दिन भर खड़े होकर आलोचना करते हो, लेकिन मैं फक्र के साथ कहता हूं, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे लोहिया जी रहे हो, चाहे उस समय के कांग्रेसी रहे हो, चाहे समाजवादी रहे हो, किसी ने कभी दूसरे देशों के सामने घुटने नहीं टेके हैं जो आपने टेकने का काम किया। धन्यवाद। ये सभापति जी जहां आज इस मौके पर आज तक आलोचना नहीं कर पाए आलोचना, नहीं कर पाए, आज जाके कर रहे हो, नहीं कर पाए आलोचना। अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना अभी तक नहीं कर पाए हो। हम लोग वो लोग हैं, अध्यक्ष जी, हम वो समाजवादी लोग हैं। नेताजी के समय पर रक्षा मंत्री के कार्यकाल में चीन 1 किलोमीटर घुसा था, 4 किलोमीटर घुसने का काम समाजवादियों ने करके दिखाया था। समाजवादी लोग घबराने वाले नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? माननीय सदस्य साथ है। 140 जुगल किशोर जी, हमने जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया मैडम, एक्सपांस कर दिया, कोई भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। नो मैडम प्लीज मैडम बोलिए। Remove that line. Yes. Please say that. Yes, I remove the line, You remove the should not sentences. say Yes. that. And Yes, you should expands. remove it from the Expand passage, from the records. records. Yes, expands from records. It's completely wrong. माइनस जुगल किशोर जी, It's completely wrong. हो गया। जुगल किशोर जी आप It's स्टार्ट कीजिए। completely wrong. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सभापति जी, Please be seated. Please be seated. Madam, already. I wish to say that he has not listened to the foreign minister when he spoke. Yes. He has not listened to the defense minister when he spoke. And above all, he seems to be, while conceding that अच्छा किया जीता हमने, मगर he says wrong things that we have not done right. So I think his speech should be removed from the records. Yes, ma'am. He is आगे एक concede करने जैसे बोल रहे हैं, पीछे झूठ और असत्य बोल रहे हैं।
असत्य बोल रहे हैं. Yes. So you should remove it from the record. Yes, yes. Remove this sentence from the record. Remove this sentence from the record. जुगल किशोर जी आप शुरू कीजिए. आदरणीय सभापति जी, आज ऑपरेशन सिंदूर के सफल अभियान पर जहां पर जो चर्चा हो रही है, मैं इसमें भाग लेने के लिए खड़ा हूं. सुनिए, कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी. आप बैठिए प्लीज, प्लीज, प्लीज. ऑनर मेंबर, बिहेव योरसेल्फ. धर्मेंद्र यादव जी, बिहेव योरसेल्फ. प्लीज बी सीटेड. धर्मेंद्र यादव जी, please be seated. Please be seated. Please be seated. You don't behave like this. You don't behave like this. Yes, don't behave like this. धर्मेंद्र प्रधान जी, don't behave like this. Please. बहुत अच्छा. आदरणीय सभापति जी, आज ऑपरेशन सिंदूर के सफल अभियान पर जो जहां पर चर्चा हो रही है और आपने उसमें मुझे भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं. और सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने पहलगाम नरसंहार में अपनी शहादत जो है वो दी है. और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में जम्मू हो, पुंछ हो, राजौरी हो या अन्य भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की गोलाबारी में जिन लोगों की शहादत हुई, जिन्होंने जान गंवाई, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं. और नमन करना चाहता हूं भारतीय सेना के वीरों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर अभियान को सफल बनाया और पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया. महोदय, ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके में अंत की ठिकानों के खिलाफ चलाया गया और सैन्य अभियान था. और ये 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम नरसंहार के विरोध में वहां पर जो आतंकी हमला हुआ उसका जवाब था, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और पर्यटकों की जघन्य हत्या की गई. मैं इसे नरसंहार ही कहूंगा. लेकिन महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने अपनी हार को देखते हुए इस दौरान जहां पर ये सिविलियन पर और रिहायशी एरिया में गोलाबारी करने का जो निर्णय लिया वो बहुत ही निंदनीय था. और महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिसमें पहलगाम में यो हमारे देश के नागरिक छुट्टियां बिताने के लिए गए थे और अपने परिवारजनों के साथ गए थे और उस समय उनका परिवार भी साथ था और उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई और उनके परिवार के सदस्य रोते बिलखते रहे, लेकिन उनके सामने ही उनको गोलियों से भून दिया गया. महोदय, 26 निहत्थे देश के नागरिकों की हत्या जो थी वो बहुत ही निंदनीय थी. ये साधारण घटना नहीं थी महोदय, ये नरसंहार था जिसे देश बर्दाश्त और सहन नहीं कर पा रहा था और सहन करने योग्य भी नहीं था. और इसके साथ साथ ही लोगों ने अपने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं तो प्रकट की, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भी वहां के लोगों ने इस दहशतगर्दी का विरोध किया और पाकिस्तान के विरोध में धरने, प्रदर्शन और जुलूस भी निकाले और मांग की कि भाई पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए. महोदय, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर लोगों को विश्वास था और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को भरोसा भी दिलाया और उन्होंने कहा कि इस नरसंहार का जो बदला लिया जाएगा, परिणाम ऑपरेशन सिंदूर के रूप में
पाकिस्तान में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविरों को और आतंकवादियों के आकाओं के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम जो है वो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में और विशेष तौर पर जम्मू, पुंछ, राजौरी के शहरों में भी कई तरह के हमले जो थे वो पाकिस्तान ने किए और विशेष तौर पर ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से अटैक किया। लेकिन हमारी जो भारतीय सेना थी, हमारे जो डिफेंस सिस्टम से उन्होंने उस सब को विफल कर दिया, जिससे पाकिस्तान अपने मंसूबों में विफल रहा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने अपनी हार को देखते हुए जम्मू और जम्मू पुंछ राजौरी के कई रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया और आम नागरिकों की भी उसमें शहादत हुई। महोदय, मैं कहना चाहता हूं और आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी घटनास्थल पर पहुंचे और वो जो गोलाबारी में मारे गए और जो घायल लोग थे उनके परिवारों से मिले और मिलने जम्मू कश्मीर, पुंछ, राजौरी तो पहुंचे, लेकिन उसके अलावा भी उनको राहत देने के लिए उन्होंने जो वहां पर नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने की भी घोषणा की और जो परिवार जिन्होंने अपने खोए थे उनके परिवारों के सदस्यों को और संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें नौकरी देने का भी जो काम था वो किया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर बात की जा रही थी सीज फायर की, यहाँ पर कुछ कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने कहा सीज फायर का जो उल्लंघन यूपी और कांग्रेस के सरकार में होता था उसका जीता जागता प्रमाण है कि भारत और पाक की सीमा पर आपने देखा होगा कि हमेशा गोलाबारी होती थी और वहां पर पशु मवेशी मारे जाते थे, लेकिन पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जाता था। आज हम देख रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है उसका जवाब दिया जाता है और वो हमारे किसान जो बॉर्डर पर भारत पाक सीमा पर रहते हैं अमन और चैन से भारत पाक सीमा पर रह रहे हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पीओजे की बात आप भी कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं, पूरा देश भी कर रहा है, वो जो एक मुसीबत हमारे लिए खड़ी हुई है ये कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर उन्होंने उस समय सीज फायर न किया होता, अगर उन्होंने उस समय सीज फायर नहीं किया होता, करवाया होता, सीज फायर की घोषणा नहीं की होती, तो सारा का सारा पीओजे के जो आज पाकिस्तान के पास है वो भारत के पास होता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री ब्रिजेंद्र ओला जी, ब्रिजेंद्र ओला जी, यस। अगला चालू हो गया, नींद ना पड़ गया, हमारे चालू कर दिए। हमारे 22 अप्रैल से लेके और आज तक हमारे जितने भी लोगों ने अपनी शहादत दी है, चाहे वो पहलगाम के हों, चाहे हमारे सेना के हों, चाहे हमारे सिविलियन भाई हों, उन सबको मैं मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। पुलवामा में घटना हुई, ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था 19 अप्रैल का,